2. Our chapter 2 name is Kings and Kingdoms. Medieval period of Bharat may be divided in two periods. जो medieval period है भारत का उसको दो periods में divide कर रखा है. First is the early medieval period and the second is late medieval period. Some historians treated the early medieval period as a dark phase because the whole country was divided into many regional states who were fighting with each other. जो कुछ historians उन्होंने treat किया है early medieval period को dark phase का बोल करके, क्योंकि जो पूरी कंट्री है वो डिवाइडेड हुई हुई है काफ़ी सारे रीजनल स्टेट्स में जो कि आपस में एक दूसरे से लड़ती रहती है, फाइट करती रहती है. द अर्ली मेडिवल पीरियड कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू टू फेजेस टू बेटर अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड. जो अर्ली मेडिवल पीरियड है उसको हमने फर्दर दो फेजेस में डिवाइड कर रखा है अच्छे से समझने के लिए, इस पीरियड के डेवलपमेंट के लिए. फर्स्ट इज द फर्स्ट फेज, इट मीन 750 AD टू 1000 AD. सेकेंड इज द सेकेंड फेज, इट मीन 1000 AD टू 1200 AD. The first phase 750 AD to 1000 AD. The first phase witnessed the growth of three important political powers in भारत. जो पहला फेज है उसमें ग्रोथ दे रखी है तीन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पावर्स की भारत में. फर्स्ट इज पालास इन ईस्टर्न भारत, सेकंड इज गुर्जरा प्रतिहारास इन नॉर्थर्न भारत एंड थर्ड इज राष्ट्रकूट इन सदर्न भारत. These three powers were constantly fighting among themselves to set up their control on Gangetic region in northern भारत. ये जो तीनों पावर्स हैं ये लगातार फाइट कर रही है एक दूसरे से गैंगेटिक रीजन जो कि नॉर्थन भारत में है उस पर अपना कंट्रोल जमाने के लिए. दिस आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट अमंग दिस पावर्स इज नोन एज ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल. इस आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो इन पावर्स को बोला जाता है ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल. नेक्स्ट द सेकंड फेज 1000 AD to 1200 AD. The three powers that were existing in the first phase declined in the second phase and many smaller kingdoms came into existence all over the country. जो तीन पावर्स हैं जो एग्जिस्ट करती है पहले फेज में वो डिक्लाइन करते हैं सेकंड फेज में, और काफ़ी सारे छोटे छोटे किंगडम्स वगैरह भी हैं जो ऑल ओवर द कंट्री में एग्जिस्टेंस होते हैं. फॉर एग्जांपल इन द नॉर्थन भारत द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द प्रतिहारास brought to the forefront various Rajput states under the control of different Rajput dynasties such as Chauhans, Chandelas, Brahmanas, etc. एग्जाम्पल दे रखा है आपको नॉर्थन भारत में जो डिसइंटीग्रेशन है प्रतिहारा का वो एक फॉरफ्रंट वेरियस अलग अलग राजपूत स्टेट्स लाता है जिसके अंदर जो कंट्रोल होता है जिसके नीचे कंट्रोल होता है अलग अलग राजपूत डायनेस्टीज का जैसे चौहान, चंदेलास, परमारास. These were the states that fought and restricted the Turkish attacks from northwest भारत led by मोहम्मद गजानवी एंड मोहम्मद गौरी. और ये स्टेट्स हैं जो लड़ते हैं आपस में रेजिस्ट करते हैं टर्किश अटैक से नॉर्थ वेस्टर्न भारत से जो लीड किए जाते हैं मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी के द्वारा. The Gurzara Pratiharas. The Gurzara Pratiharas ruled over the area of Rajasthan and Gujarat. जो गुरजारा प्रतिहारास हैं वो राजस्थान और गुजरात के एरिया में रूल करते हैं. The most powerful ruler was भोजा. जो काफ़ी पावरफुल रूलर हैं वो थे भोजा. 1836 to 1882 तक he conquered कन्नौज and made it his capital. उन्होंने कॉन्क्यर किया कन्नौज को और उसको अपना कैपिटल भी बनाया. He is succeeded by his son महेंद्र पाला, और ये सक्सीड हुए थे अपने सन के द्वारा जिसका नाम था महेंद्र पाला. He expanded the empire further. उन्होंने इसको आगे भी एक्सपेंडेड किया था. His successors however were weak and couldn't defend the kingdom from invasions. जो इनके सक्सेसर्स थे हालांकि वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गए थे, वो डिफेंड हो गए थे इस किंगडम को इन्वेशंस करने के लिए. इन 1018 मोहम्मद दोफ गजानी डिफीटेड द प्रतिहारा रूलर. 1018 में जो मोहम्मद गजानी थे वो डिफीटेड हो गए थे, हार गए थे प्रतिहारा रूलर से. सून द डायनेस्टी केम टू एंड. जल्द ही जो डायनेस्टी थी वो एंड हो गई थी. The Palas ruled the region which covered the present day areas of Bihar, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल. जो पालास हैं वो उस रीजन में रूल करते हैं जो कि प्रेजेंट डे एरियाज को कवर करता है बिहार के, झारखंड और वेस्ट बंगाल. गोपाला वाज द फर्स्ट रूलर. जो गोपाला था वो पहला रूलर था. ही एंड हिज सन धर्मपाला एक्सपेंडेड एंड स्ट्रेंथेंड द किंगडम. वे और जो उनका बेटा था धर्मपाला उन्होंने एक्सपेंडेड किया था इस किंगडम को, स्ट्रेंथ दी थी. धर्मपाला ऑल्सो इनकरेज ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया. जो धर्मपाला उनका जो बेटा था उसने साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड को इनकरेज किया था, बढ़ावा भी दिया था. देवपाला वॉज अनदर पावरफुल रूलर ऑफ द डायनेस्टी. जो देवपाला था वो दूसरा पावरफुल रूलर था डायनेस्टी का.
देयर वॉज ग्रेट प्रॉस्पेरिटी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द पाला किंग्स। काफ़ी सारे ग्रेट प्रॉस्पेरिटी हैं उस पाला किंग्स के रीजन के दौरान। दे वर फॉलोवर्स ऑफ बुद्धिज्म, बुल्स टू पास एंड गिव मनी टू मोनेस्ट्रीज। जो फॉलोवर्स थे बुद्धिज्म के, उन्हें स्टूपास वगैरह भी बनाए थे और मनी भी दी थी मोनेस्ट्रीज के लिए। In the 12th century, the Palas were succeeded by rulers of the Sena dynasty who ruled until the Muslim defeated them. 12th century में जो पालास थे वो सक्सीड हो गए थे रूलर्स के, सेना डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा, जिन्होंने रूल किया था लगभग मुस्लिम, जब तक वे हार नहीं गए थे डिफीटेड पर, तब तक उन्होंने उन पर रूल किया था। नेक्स्ट, द रक्षा कुतरास। दिस पिक्चर शोज किंगडम्स ऑफ गुजरात, प्रतिहारा, पालस एंड रशत्रुका। दंती दुर्गा was a strong king of Rashtrakutas। जो दंती दुर्गा है वो स्ट्रॉन्ग किंग थे राष्ट्रकूटा से। He and his successors Krishna first consolidated the Rakshakutara rule in the region of present day Maharashtra। और जो वे थे उसके जो सक्सेसर्स थे कृष्णा फर्स्ट, वो कॉन्सोलिडेटेड हुए थे राष्ट्रकूतरा के रूल में। उन्होंने प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में उसके रीजन में रूल किया था। मालखेड नियर मॉडर्न सोलापुर इन महाराष्ट्र वॉज द कैपिटल सिटी। मालखेड मॉडर्न सोलापुर सिटी के पास महाराष्ट्र में वो कैपिटल सिटी थी। दी राष्ट्रकूटास फॉर्स अगेंस्ट द पालास एंड द गुर्जर प्रतिहारास इन द नॉर्थ। नॉर्थ में जो राष्ट्रकूटास थे वो लड़े थे पालास और गुर्जर प्रतिहारास के अगेंस्ट। टुवर्ड्स द साउथ दे क्लैश विद द पांड्यास, द पांड्यास एंड द चोलास। साउथ की तरफ उन्होंने क्लैश किया था पांड्यास के साथ और चोलास के। कंटिन्यूस वार्स वीकेंड द राष्ट्रकूटास कंसिडरेबल। और जो कंटिन्यूस वॉर्स वगैरह उनसे कमज़ोर हो गया था, जो राष्ट्रकूटा कंसिडरेबल किया गया। दे वर फाइनली ओवरथ्रोन इन द 10th सेंचुरी। और फाइनली 10th सेंचुरी में उनको ओवरथ्रोन किया गया। द राष्ट्रकूटास किंग वर पैट्रन्स ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर। राष्ट्रकूटास किंग्स थे वो पैट्रन थे आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर की। The famous Kailasa temple at Ellora and the rock-cut caves at Elephanta were carved during the region of the Rakshakutras। तो फेमस टेम्पल है एलोरा में, रॉक-कट केव्स वगैरह है, ये वो सब कार्व हुए हुए हैं इस सीजन के दौरान में। The rulers also encourage the growth of regional languages, especially कन्नड़ा। रूलर्स हैं वो इंकरेज करते हैं वजह से ग्रोथ को, स्पेशली कन्नड़ा को। Struggle for Kannauj, located in the central Gangetic Valley, Kannauj was very important। सेंट्रल गेटिंग वैली लोकेटेड हुआ हुआ है कन्नौज जो है इम्पोर्टेंट, जो ट्रेड सेंटर भी है, कॉमर्स भी है उसमें में। Hence, obviously, all the dynasties, Gujarat and Rashtrakuta, had time for power and control of this area। जिसने जो पूरी डोमिनेंट डेस्टिनी गुजरात प्रतिहार थी राष्ट्रकूटास की, उस समय की वे लड़ती होंगी एरिया पर अपना कंट्रोल जमाने के लिए और अपनी पावर के लिए। Historians often describe this fight between these three dominant dynasties of 8th century tripartite। जो हिस्टोरियंस है वो डिस्क्राइब करते हैं इस लड़ाई को उन तीन डोमिनेंट डायनेस्टीज के बीच में 8th सेंचुरी में एज अ ट्रिपार्टी स्ट्रगल के रूप में। द स्ट्रगल फॉर कन्नौज बिकेम मोर आफ्टर दीनागा भट्ट सेकंड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर पीपल। जो स्ट्रगल था कन्नौज के लिए वो काफ़ी सर्व हो गया था नागा भट्ट सेकंड की एक्सरसाइज उस पूरे पर कंट्रोल करने के। ड्यूरिंग द रूल ऑफ राष्ट्रकूटा रूलर था दे वो सक्सेसफुल कैंपेन अगेंस्ट द चोलास। कोतरा रूलर कृष्ण के दौरान एक सक्सेसफुल कंपेनियन था चोलास के अगेंस्ट। द राष्ट्रकूटर्स आल्सो फॉर्म्ड अ मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप विद ऑफर फेड्यूल किंग्स। और जो राष्ट्रकूटा थे उन्होंने एक मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप भी फॉर्म की थी दूसरे फेड्यूल किंग्स के साथ। However, by the end of the 9th century, the power of the Rashtrakutas started to decline along with the Palas। हालांकि 9th century के एंड होने के द्वारा जो पावर थी राष्ट्रकूटरास की वो स्टार्टेड हो गई थी डिक्लाइन होनी पालास के साथ उसके अलोंग। एंड बाय द एंड ऑफ द ट्रिपार्टी स्ट्रगल द प्रतिहारास इमर्ज विक्टोरियस एंड एस्टैब्लिश देमसेल्फ एज द रूलर्स ऑफ सेंट्रल भारत। और त्रिपाठी स्ट्रगल के एंड होने के द्वारा जो प्रतिहारास थे वो इमर्ज हो गए थे विक्टोरियस में और उन्होंने खुद को स्टैब्लिश कर लिया था सेंट्रल भारत के रूलर्स के रूप में। Causes of tripartite struggle, the following were the causes which provoked tripartite struggle। ये आपको कुछ causes दे रखी है। First is Kannauj was the symbol of prestige and power during the early medieval period। जो कन्नौज है वो सिंबल है प्रेस्टीज का
अर्ली मेडिवल पीरियड के दौरान। सेकंड इज कंट्रोल ऑफ कन्नौज ऑल्सो इम्पैक्ट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गैंगेटिक वैली which had plenty of resources and thus is both strategical and commercial important। जो कंट्रोल है कन्नौज का वो काफ़ी इम्पैक्ट है, कंट्रोल है गैंगेटिक वैली पर, जिसमें प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज वगैरह है और ये दोनों ही स्ट्रेटेजिकली और कमर्शियल इंपॉर्टेंट ही है। थर्ड इज दिस सेंटर वॉज बेस्ट फॉर ट्रेड एंड कमर्स एज इट वॉज कनेक्टेड टू द सिल्क रूट। ये सेंटर काफ़ी अच्छा है ट्रेड और कमर्स के लिए क्योंकि कनेक्टेड हुआ हुआ है सिल्क रूट से। फोर्थ पॉइंट डिजायर टू रूट थ्रू वॉर एज द रूलर्स नीडेड ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ टू इनहेंस देयर मिलिट्री पावर्स। डिजायर करते हैं लूट को वॉर के थ्रू क्योंकि जो रूलर्स होते हैं उन्हें काफ़ी ज़रूरत होती है ह्यूज अमाउंट की वेल्थ की अपनी मिलिट्री पावर्स को इनहेंस करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए। How did Tripartite struggle begin? The Pratyahara ruled name Vatsraja was very ambitious about Kannauj। जो प्रत्याहारा रूलर थे जिसका नाम वत्सराजा था वो ambitious थे कन्नौज को लेकर के। Similarly, धर्मपाल the Pala ruler also wanted to rule over कन्नौज। जो धर्मपाल थे इसी तरीके से जो धर्मपाल थे पाला के रूलर वो भी चाहते थे कन्नौज पर रूल करना। एंड thus these two rulers into a conflict और ये दोनों रूलर्स इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट में आए। वत्सराज डिफीटेड धर्मपाल इन अ बैटल ऑफ एट गंगेटिक डोएब। जो वत्सराज थे वो डिफीटेड हो गए थे धर्मपाल के गंगेटिक डॉब के बैटल में। एट द सेम टाइम वत्सराज वाज डिफीटेड बाय द राष्ट्रकूट किंग ध्रुवा। और उसी समय पर जो वत्सराज थे वो डिफीटेड हो गए थे, हार गए थे राष्ट्रकूट के किंग ध्रुवा के द्वारा। ध्रुवा ऑल्सो डिफीटेड धर्मपाल। ध्रुवा ने धर्मपाल को भी हरा दिया था। फाइनली दिस प्रोनाउंस्ड एनिमिटी लेड टू त्रिपाठी स्ट्रगल बिटवीन पाला एंड प्रत्याहारा। फाइनली जो ये प्रोनाउंस हुआ, जो एनिमिटी है जो लीड हुई है त्रिपाठी स्ट्रगल के द्वारा वो पालास राष्ट्रकूटास और प्रत्याहारा के बीच में हुई है। नेक्स्ट इज consequences of tripartite struggle after the attack by Dhruva, Dharmapala could manage to get back control over its territory and placed Charkhiya युद्ध on the throne of Kannauj। ध्रुवा के द्वारा अटैक करने के बाद जो धर्मपाला था उन्होंने मैनेज किया था अपने आप से वापस कंट्रोल लाने के लिए उस टेरिटरी पर और चरका युद्ध को प्लेस किया था उन्होंने कन्नौज के थ्रोन पर। बट सून नगभट्ट सेकंड द सक्सेसफुल प्रतीक रूलर वत्सराज कॉन्क्वर्ड मूव अवे चक्रयुद्ध। लेकिन जल्द ही जो नगभट्ट थे वो सक्सेसर जो थे प्रतिहारा रूलर की वत्सराज तो उन्होंने कॉन्क्वर किया था कन्नौज को और चक्रयुद्ध को ड्रॉप कर दिया था। लेटर भट्ट सेकंड ऑल्सो डिफीटेड धर्मपाल और बाद में जो नगभट्ट थे वो भी हार गए थे धर्मपाल। दी समानार महान फ्रॉम द 8th century to the end of the 10th century, Samanas ruled from small principalities lying in certain parts of Rajasthan around Jaipur, Jodhpur, Ajmer, Malwar etc. 8th centuries के लेकर 10th century के एंड जो सामनास पे उन्होंने रूल किया छोटे छोटे प्रिंसिपलिटीज पर जो कि राजस्थान के अलग अलग पार्ट्स में लाई करते हैं, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, मारवाड़ के अराउंड। The kingdom of Shamanas extended up to Sibir on the north, the town of Jaipur of the east, Prabhastar in Jodhpur on the west, and Pushkar near Ajmer on the south। किंगडम है शामानस हुआ हुआ है सिबर से नॉर्थ में, टाउन जयपुर के टाउन में, प्रभात जोधपुर में वेस्ट के साइड में, और जो पुष्कर है अजमेर के पास साउथ में। द मोस्ट पावरफुल रूलर was पृथ्वीराज चौहान who defeated मोहम्मद इन 1191। जो काफ़ी पावरफुल रूलर थे चौहान वो डिफीटेड हुए थे मोहम्मद गोरे से 11 में। हाउएवर गोरे डिफीटेड एंड किल्ड पृथ्वीराज चौहान अ ईयर लेटर। लेकिन बाद में जो गोरे था वो हार गया था, मारा गया था पृथ्वीराज। दिस पिक्चर शोज पृथ्वीराज चौहान The Rajputs, the word Rajput comes from the Sanskrit word पुत्र which means son of king। जो वर्ड है राजपुत्र वो संस्कृत से आया है राजपुत्रा से, जिसका मतलब है राजा का बेटा। हिस्टोरियंस हैव डिफरेंट ओपिनियन रिगार्डिंग देयर ओरिजिन। हिस्टोरियंस के अलग अलग ओपिनियन होते हैं उनके ओरिजिन के रिगार्डिंग। हम बिलीव दैट डिसेंडेंट्स ऑफ दिस एंशिएंट ट्राइब इन भारत भी अनइनविटेंस। कुछ विश्वास करते हैं डिसेंडेंट्स हैं सेंट्रल एशियन ट्राइब्स के जो सेटल्ड हुआ है भारत में अन इन्वेशन के बाद। राजपूत claim to be descendants of the क्षत्रियास और वेरियस क्लास टू वैदिक टाइम्स। हालांकि जो राजपूत थे वो क्लेम करते हैं डिसेंडेंट्स के लिए क्षत्रियास और वेरियस क्लासेस के लिए उसके टाइम्स पर। दे क्लेम दैट दे वर सूर्यवंशी दैट इज बिलोंगिंग टू द सन फैमिली और दैट इज मून फैमिली। वे क्लेम करते हैं सूर्यवंशी होते हैं सन फैमिली से बिलोंग करते हैं, चंद्रवंशी होते हैं मतलब वे
मून फैमिली से बिलोंग करते हैं। Some Rajput clans also consider themselves to be part of the फायर फैमिली, इट मीन्स कुला। कुछ राजपूत क्लैंस करते हैं, कंसिडर करते हैं अपने आप को कि वे फायर फैमिली के पार्ट है, यानी कुला के पार्ट। दे बिलीव दैट दे वर बोर्न सैक्रिफिशियल, वे बोलते हैं, विश्वास रखते हैं कि वो सैक्रिफिशियल फायर में उनका जन्म हुआ है। दी टॉमर्स, चौहान, सोलंकीज, हरामारा and the Chandelas were some of the important Rajput clans that ruled during this period। ये कुछ important राजपूत clans के नेम दे रखे हैं आपको जिन्होंने उस पीरियड के दौरान रूल किया था। Cholas of Vijaya, the founder of the Chola Empire, captured Tanjavur 8th century, it means 850 AD। विजालिया थे वो फाउंडर किया था 8th सेंचुरी में, मीन्स 850 AD में। विजालिया was the first tributary of the Panji। जो विजालिया tributary थे पांची के पालवा। चोला was in the 9th century by capturing the Parma subordinates Mustaviar family ruling in Kaveri Delta। तो चोला एम्पायर हुआ था 9th सेंचुरी में पालवा सबॉर्डिनेट्स के द्वारा और जो ने कावेरी डेल्टा पर रूल भी किया था। दे ब्रॉट अंडर दे कंट्रोल टिबेटन पेनिनसुला। ये ब्रॉड क्या था, ये के मतलब नीचे आया था, लार्ज था। दी चोलास developed powerful navy which enabled them to develop this trade into Indian Ocean and partial Himalaya। कोलास की क्या नेवी को वे इनेबल इस ट्रेड को डेवलप करने के लिए इंडियन में कन्क्योर भी किया था मालदीव को। द टर्किश इन्वेशन इन इंडिया फ्रॉम 1000 AD onwards, many invaders entered in Bharat across the mountain pass in the northwest। 1000 AD से आगे तक काफ़ी सारे इन्वेडर्स थे जो भारत में एंटर किए थे माउंटेन पासेस के अक्रॉस नॉर्थ वेस्ट में। मोहम्मद द रूलर ऑफ गजानी द फर्स्ट फेज ऑफ इन्वेशन। तो मोहम्मद थे गजानी के रूलर, वे फर्स्ट से इन्वेशन की उन्होंने लीड की। मोहम्मद ऑफ गजानी was the first independent ruler of Ghazni in Afghanistan। मोहम्मद थे अफगानिस्तान। he needed a large army to make Ghazani the most powerful king of the region। उन्हें ज़रूरत थी काफ़ी बड़ी आर्मी की को बनाने के लिए, उन्हें काफ़ी किंगडम बनाने के लिए। he had heard the wealth of kingdoms of भारत, उन्होंने सुना था तो किंगडम्स के बारे में भारत में था। तो he decided to raid भारत में टू रेज तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो भारत में रेड करेंगे, ये करेंगे अपनी आर्मी को बढ़ाने के लिए, रेस करने के लिए। In a span of 26 years between 1002 to 26 मोहम्मद इन्वेंट 17 टाइम्स। 26 ईयर्स के स्पैन के टाइमिंग में जो मोहम्मद ने इन्वेंट किया था भारत को 7। इस अर्ली रेड्स वर अगेंस्ट द हिंदू रूलर्स ऑफ पंजाब। जो उनकी पहली रेड थी वो हिंदूशाही रूलर्स के पंजाब के रूलर्स थे, उनके अगेंस्ट थी। They defeated जयपाल एंड आनंदपाल कोटाला ट्रिब्यूट फ्रॉम। उन्होंने जयपाल को हरा करके वहाँ से लार्ज ट्रिब्यूट लिया था उनसे। He also attacked the rich temple towns of भारत। उन्होंने भारत के रिच टेम्पल्स टाउन पे भी अटैक किया था। He raided मथुरा एंड कन्नौज in 1018। उन्होंने मथुरा और कन्नौज पर 1018 में भी रेड किया था। सोमनाथ in 1026। सोमनाथ 1026 में the सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात was stripped of all its wealth। जो सोमनाथ टेम्पल है गुजरात में वो स्ट्रिप हुआ हुआ है उसके वेल्थ के लिए। Even the precious stones embedded in the temple walls were taken out। यहाँ तक कि जो प्रेशियस स्टोन्स थे जो इम्बेडेड हुए हुए थे उस टेम्पल्स की दीवारों में वो भी बाहर निकाल लिए गए थे। मोहम्मद कैरिड अवे ऑल द बूटी ऑफ टू गजानी। तो मोहम्मद थे वे सबसे मान लेकर गजानी में चले गए। मोहम्मद डाइड इन 1030। जो मोहम्मद थे उनकी मृत्यु 1030 में हो गई थी। दिस पिक्चर शोज मोहम्मद ऑफ गजानी। मोहम्मद गौरी AD 1175 to 1206। लाइक गजानी, गौर was small kingdom in गजानी की तरह से जो गौर है वो भी छोटा था। प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में द डेथ ऑफ मोहम्मद बिन गजानी। मोहम्मद की डेथ के बाद लोग डिफेंसिव थे, वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गए थे। लेकिन एडवांटेजेस ऑफ दिस मोहम्मद गौरी मेड गौर इंडिपेंडेंट।
के मोहम्मद घोरी ने एक गवर्नमेंट बनाया था। His elder Mirai Hussein handed responsibility to Ghori to rule over Kasani। जो उनके बड़े भाई थे हैंडेड की गई थी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज घोरी की कि वो गसानी करें। घोरी being a very ambitious ruler was not satisfied with only to expand his empire to get hold of more power and more to control। लेकिन जो घोरी थे वो काफ़ी एम्बिशियस रूलर थे। वो सिर्फ गजानी पर रूल करने से सेटिस्फाइड नहीं थे, वे अपने एम्पायर को एक्सपेंडेड करना चाहते थे और वे चाहते थे कि काफ़ी ज़्यादा पावर हो उनके पास, वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करें पूरे भारत पर। ही वॉज वेल अवेयर ऑफ भारत पॉलिटिकल सोशल वीकनेसेस एंड ऑल्सो दी इनॉर्मस वेल्थ। उन्होंने काफ़ी अच्छे वेल अवेयर किए भारत पॉलिटिकल रिलीजियस से, सोशल मिलिट्री से, और यहाँ तक कि जो इन्वायरमेंट थी, गोल्ड वगैरह था उन्होंने भारत को दिया। ही वांटेड टू अटेन मोर पावर एंड मोर वेल्थ। वे काफ़ी ज़्यादा पावर और काफ़ी ज़्यादा वेल्थ चाहते थे अटेन करना। दिस पिक्चर शोज मोहम्मद घोरी economic organization। The revenue was equal to the amount of money and would normally receive as the most। revenue जो है वो इक्वल था जो अमाउंट ऑफिसर को मिलती थी नॉर्मली रिसीव करते थे सैलरी। द ऑफिसर डिड नॉट एट फर्स्ट हैव के पास कोई राइट नहीं होता था जो मैं करते थे। ही कुड ओनली क्लेम द रेवेन्यू फ्रॉम लैंड। वो सिर्फ लैंड का जो क्लेम था उसको रेवेन्यू करते थे। बाय द टाइम वी कम लीगल पीरियड मैनी रिसोर्स हैड बिगन टू क्लेम रेंट और द लैंड एज। इस समय के साथ जब मेडिकल पीरियड में आते हैं तो काफ़ी सारे ऑफिसर्स जो थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया क्लेम लेना, उन्हें खुद की ऑन करना। द सिस्टम ऑफ पेइंग सैलरी बाय पहले देना वो ग्रांट्स के द्वारा हुआ। रेवेन्यू ऑफ लैंड इंक्रीज इन द मेडिवल पीरियड। जो रेवेन्यू था लैंड मेडिवल पीरियड में इंक्रीज हो गया था, बढ़ गया था। पर्सन हु रिसीव्ड सच ग्रांट्स और हेडिटरीज सीम टू बी कॉल्ड बाय वेरियस स्टाइल टू व्हिच वर कंटिन्यूड अंटिल डिफरेंट टाइम। जो पर्सन इस टाइप के ग्रांट्स को रिसीव करते थे, लेते थे, जो ग्रांटीज या फिर रिटर्न्स होते हैं उनको वे आप बन गए थे, उनको कहा जाता है मेरे स्टाइल्स के द्वारा। और कुछ जो चाय और वगैरह होते थे वे अब तक भी रिसेंट टाइम्स में भी तो कंटिन्यू करते हैं। दी ग्रांटीज वर ऑफ वेरियस काइंड होती हैं, वो काफ़ी होती हैं। नंबर ऑफिसर जनरल थीव्स हु हैड बीन डिफीटेड इन बैटल देयर लैंड इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रांट। कुछ ऑफिसर्स होते हैं, कुछ लोकल चीफ्स होते हैं जो हार जाते हैं, लेकिन उन्हें भी अलाउ किया जाता था कि अपने लैंड को फॉर्म में रखें। अगर बिग ग्रुप ऑफ ग्रांटीज वर वन मैन मनी गिवन टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड। दूसरा जो बड़ा ग्रुप था ग्रांटीज का, वो ग्रांटीज का था जो कहते हैं मैन को कि कैसे उन्हें लैंड को देना चाहिए, कि कैसे इकट्ठा करना चाहिए अपने लैंड के रेवेन्यू के लिए। सच ग्रांट्स कोल्ड Ahmadiyya grants with no further obligations to the king। इस टाइप के ग्रांट्स Ahmadiyya ग्रांट्स फर्दर obligations के द्वारा किंग पर नहीं चलते। दे एंड देयर फैमिलीज कुड लिव कंफर्टेबली ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द। दे के फैमिली कंफर्टेबली आराम से रह सकते हैं। दिस वाज मच द सेम सिचुएशन एज ऑफ द Ahmadiyya grants इन भारत। इस टाइप की जो सेम सिचुएशन है Ahmadiyya ग्रांट भारत में, but the other grantees did have further obligations to the king। लेकिन कुछ अदर ग्रांटीज ऐसे हैं जिनके फर्दर ऑब्लिगेशंस वगैरह किंग के लिए। द ग्रांटी कलेक्टेड द रेवेन्यू फ्रॉम पीजेंट्स। ग्रांटी होते हैं वो रेवेन्यू को इकट्ठा करते हैं एंड से ही केप्ट द मेजर पार्ट ऑफ इट फॉर हिमसेल्फ बट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट ही। तो बड़े वाला जो पार्ट होता है वो खुद लेते हैं अपने पास, छोटा वाला पार्ट होता है उसको वो राजा के बेच देते हैं। ही वाज आल्सो to maintain troops for the king। मिर्जा किंग को डिमांड वांटेड, उनको ऑर्डर दिए जाते थे ट्रूप्स को किंग के लिए मेंटेन करने के लिए, और यहाँ की जो किंग है वो डिमांड करता था जो भी वो चाहता था। the number of guarantees increased more and more land went into the hands of guarantees। जिस तरीके से जो गारंटीज है वो बढ़ते गए, इंक्रीज होते गए नंबर में, मोर वो गारंटीज के हाथों में चले गए।
Therefore, the total amount of revenue which came to the king decreased. तो जो टोटल अमाउंट था रेवेन्यू का वो मतलब डिक्रीज हो गया, कम हो गया था. Sometimes it containing a large number of villages would be granted minister. और कभी-कभी जो डिस्ट्रिक्ट कंटेन करते थे लार्ज नंबर ऑफ विलेजेस को वो भी ग्रांटेड किए जाते थे हाई ऑफिसर में the cap of minister. Since it was not possible for him to collect the revenue villages, he wouldn't turn the villages to person. Subordinate to him who would collect the revenue from ये ज़रूरी नहीं था, पॉसिबल नहीं था कि रेवेन्यू को कलेक्ट करना खुद से ही पूरे विलेजेस में से, गाँव में से. तो उन्होंने टर्न फंड को विलेजेस में से एक पर्सन को चूज़ किया, सेलेक्ट किया उसको, वो इकट्ठा करता है उन सभी रेवेन्यू को सारे पीसेंट से. Thus, a number of intermediaries coming in between came into the distance between the king and peasants. जो नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज है, ये पर्सन जो बीच में आते हैं, डिस्टेंस बनते हैं और उस पीसेंट्स के बीच में. This change in the system of revenue collection resulted in many other changes. ये जो बदलाव आए सिस्टम रेवेन्यू सिस्टम में इस कलेक्शन का, इस प्रेजेंटिकल क्या है दूसरे चेंजेस में. द ऑफिसर वर नाउ लेस डिपेंडेंट ऑन द किंग. जो ऑफिसर्स हैं वो बहुत कम डिपेंडेंट हो गए किंग पर. Those who had large bands of men often behaved like independent rulers. और जिन जो पर्सन्स हैं इनकी वो बिहेव करते हैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट रूलर्स की तरह. The peasants who cultivated the land began to pay more attention to hereditary since they were the ones who had direct control over. जो भी peasants कल्टिवेट करता था लैंड को, स्टार्ट को more attention पे करना इसको, तो वो एकमात्र ऐसा बंदा था जो डायरेक्ट कंट्रोल होता था पूरे peasants का. In the earlier period, the revenue in the name of the king. ये पीरियड में जो ऑफिसर्स होते थे वो राजा के नाम से रेवेन्यू को इकट्ठा करते थे. Now the revenue was being collected in the name of the officer. रेवेन्यू है वो ऑफिसर्स के नेम से इकट्ठे की जाती थी. तो द किंग बिकेम सम हू लिव्ड अवे एंड had little to do with the peasants. तो जो राजा थे जो किसी के मतलब ऐसे थे जो रहते थे आस दूर की तरफ, के पास बहुत काम ही होता था खाने के लिए peasants के साथ. Previously, all the revenue had gone to king, so if he wanted to build a large strong army, he could spend an extra amount from the revenue on the army. पहले की तरह जो सभी रेवेन्यू थे वो राजा के पास जाते थे और जो राजा चाहता है अपनी एक लार्ज स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाना तो वो उस एक्स्ट्रा अमाउंट को स्पेंड करके अपनी आर्मी जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है उसमें वो अपनी आर्मी बना सकता है. दिस वाज वन रीजन व्हाई किंगडम्स ऑफ द नॉर्थ कुड नॉट डिफाइन themselves properly against the Turkish attacks. ये एक रीज़न है कि क्यों जो किंगडम थे नॉर्थ के ये डिफेंड नहीं हुए खुद से प्रॉपर्ली टर्किश अटैक्स के अगेंस्ट. The relationship between the king and the federatives became a difficult one. जो रिलेशनशिप था किंग्स और फेडरेटिव्स के बीच में डिफिकल्ट हो गया था. The king was supposed to have control over the federatives, but they could be disarmed if they wished. जो किंग था वो सपोज करता था कि वो पूरे फेडरेटरीज के ऊपर कंट्रोल करे, लेकिन ये जो परेशानी रेबल्स समझते थे जो वे चाहते थे वो उसमें लगी. Federatory could weaken the position of the king if he was slow in sending the king's share of the revenue or if he cheated in supplying goods to the king that they were needed. जो फेडरेटरी थी वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी अपनी पोजीशन से किंग के लिए यदि वो स्लो स्लो मतलब हैसियत थी कि उसको शेयर करती थी रेवेन्यू को और वो चीट करती थी ट्रूथ की सप्लाई में राजा तक जब जाती थी जब उनको ज़रूरत पड़ती थी. द मोर द किंग डिपेंड ऑन दी फेडरेटरी. ज़्यादा जो किंग है वो फेडरेट पर डिपेंड होते थे. द वीकर ही बिकेम. जो कमज़ोर होते थे वो भी हो गए थे. समटाइम्स किंग कुड टेक अवे द ग्रांट टू द फेडरेटरी. कभी कभी तो जो किंग है वो खुद से ग्रांट को बनाता था फेडरेटरी के लिए. बट दिस रियरली हैपन बिकॉज द फेडरेटरी वाज यूजुअली पावरफुल. लेकिन वैसे कभी कभी ही होता था क्योंकि जो फेडरेटरी है वो खुद में काफ़ी पावरफुल थी. Thus the king had to be very careful in dealing with him. तो किंग को काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता था उनके साथ डील करने के लिए. द फेडरेटरीज वर वेरी जेलस ईच अदर. जो फेडरेटरीज होते हैं वो एक से चलते थे ऑल्सो दे वर वर्किंग फॉर द सेम थिंग. कि वे सभी सेम में राजा के लिए सभी लोग काम करते थे. दे वर ऑफन रिवेलिंग. दिस रिवेलरी लेड टू मैनी वॉर्स. इस रिवेलरी में वॉर्स वगैरह भी लेड हुए. दे वर क्विक टू टेक ऑफेंस. एनीथिंग अनपेशेंट वाज सेड और डन.
ये क्विक लेते हैं ऑफेंस को यदि कोई प्रेजेंट होता है फिर काम करते डिस्प्यूट वो सेटल थ्रू अ फाइट एंड चैलेंज फ्रॉम फेडरेटर टू एनएच तो ऐसा मैटर तो डिस्प्यूट जो है वो सेटल किए गए थे के थ्रू भी फेडरेटर दूसरे के और मैटर में फाइटिंग वाज आल्सो अ मींस ऑफ शोइंग फाइटिंग का मतलब दूसरे को शो करना therefore it often became a useless way of spending revenue जब ये हुआ ये काफ़ी यूजलेस तरीका हो गया रेवेन्यू को स्पेंड करने का Then a federator felt that he had become powerful enough, he would declare his from the reasoning king set up his own kingdom. The federator जो है फेल्ट हो जाती है वो पावरफुल बनती है काफ़ी हो जाती है तो डिक्लेयर करती है इंडिपेंडेंस को रीजनिंग किंग के लिए और वो खुद के किंगडम को सेटअप करते हैं ऑफन द किंग वाज टू वीक एंड टू लिटिल टू स्टॉप द फेडरेटर जब किंग भी काफ़ी कमजोर पड़ जाता तो वो एक छोटा-सा एक लिटिल मतलब प्रेडेटर को स्टॉप करने के लिए कोशिश करता है, तो बनाता है बस एक रश्ता कुतरा प्रेडेटर उसकी चौकालिया या इंडिपेंडेंस विरोधी चौकालिया तो जो रश्ता कुतरा से उन्होंने शुरू किया था फेडरेटिव में उन्होंने डिक्लेयर किया था इंडिपेंडेंस फाइनली उन्होंने ओवरथ्रो भी कर दिया था चौकालिया को दे वर इन टर्न ओवरथ्रो देयर फेडरेटरीज ग्रेटर चौकालिया में ओवरथ्रोन करने के द्वारा जो फेडरेटिव थे उनके द्वारा बाद में चौकालिया थे सिमिलरली ने चंदेला डिक्लेयर द इंडिपेंडेंस प्रतिहारा इसी तरीके से चंदेला से डिक्लेयर करती है अपने इंडिपेंडेंस प्रतिहारा ने इन द सेम वे द चोलास इन साउथ बिगन एज फेडरेटरीज इसी तरीके से चोलास जो साउथ में है इन्होंने भी फेडरेटरीज स्टार्ट कर दी थी एंड फेडरेटरी विश टू डिक्लेयर हिज इंडिपेंडेंस यूज बाय यूजिंग टाइल्स सच महाराजा धीराजा द किंग ऑफ किंग्स फेडरेटरी चाहते थे डिक्लेयर करना अपने इंडिपेंडेंस को तो वो यूज करते थे साउथ टाइल्स को जैसे कि महाराजा जो कि राजा के ऑफ कोर्स these tiles were not precise और जो टाइल्स थे वो प्रेसिस नहीं थी बट दे साउंडेड इम्प्रेसिव लेकिन वे अच्छी काफ़ी प्रेसिस साउंड करते थे द पीपल हु सफर मोस्ट इन दिस सिस्टम वर द पीसेंट्स जो पीपल इस सिस्टम से गुजरते थे पीसेंट्स थे दे नॉट ओनली पेड द रेवेन्यू टू द लॉर्ड बट दे हैड टू डू ऑल काइंड्स ऑफ लेबर फॉर हिम एज उन्हें सिर्फ रेवेन्यू पे ही नहीं करना पड़ता था लॉर्ड को बल्कि ये सभी काम करते थे सभी काइंड्स ऑफ पे के काम करते थे वो लेबर वाले often the federal lord made the peasants pay extra taxes too, such as tax using water for irrigation, roads and mines. जो फेडरल लॉर्ड थे उन्होंने पीसेंट्स पे एक्स्ट्रा टैक्सेस बना दिए थे कर दिए थे जैसे कि वाटर इरिगेशन के लिए पानी को यूज़ करने पर टैक्सेस रोड्स और मिल्स पर भी the peasants could not appeal to the king because the king's power duty was limited. जो peasants थे वो अपील नहीं करते थे के लिए क्योंकि जो किंग की पावर थी एग्जीक्यूटिव के ऊपर वो लिमिटेड ही थी इन दिस कंडीशन इट मेड लिटिल डिफरेंस टू हिम वेदर द किंग वाज अ राजपूत और अ टर्क कंडीशन में एक छोटे से डिफरेंसेस आया बीच में खुद राजपूत के लिए और टर्क के लिए द पेशेंट और वर्किंग हार्डर एंड हार्डर बट रिमेनिंग जनरली पुअर जो पेशेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते थे काफ़ी हार्ड वर्क करते थे लेकिन जनरली वो थे वे भी विभिन्न थे Significance of Gauri's invasion. Muhammad Gauri invasion was of great significance in the life of भारत मोहम्मद गौरी इन्वेशन जो है वो हमेशा ग्रेट सिग्निफिकेंस रहा है नेवल हिस्ट्री ऑफ भारत में फर्स्ट इज इन्वेशन ऑफ गौरी लेड द फाउंडेशन ऑफ रूल इन भारत इन्वेशन जो था गौरी का फाउंडेशन बना था मुस्लिम रूल में नेक्स्ट दीज मुस्लिम कंट्रीज अपने टू द एंड मल्टी स्टेट कॉन्स्टिट्यूट से भारत के लिए एंड पर स्टेट सिस्टम भारत में third is the invasion of Bharat by the Muslims to the beginning of the centralized administration under the monarch, which was the political idol of Gori. जो इन्वेशन था भारत के द्वारा वो लीड किया गया था में सेंट्रलाइज पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में मोनार्क के नीचे जो कि जो पॉलिटिकल आइडिया गोरी का फोर्थ पॉइंट ड्यूरिंग द इन्वेशंस ऑफ भारत ट्रेड रिसीव्ड अ न्यू इम्पल्स इन्वेशन ऑफ भारत के दौरान जो ट्रेड है वो एक नए नए इम्पोर्ट्स को रिसीव करता है भारत was connected to the outer Asiatic world after the Gaulish invasion. During vacation
जो भारत था वो जुड़ गया था आउटर एशियाटिक वर्ल्ड। नेक्स्ट, फॉर द फर्स्ट टाइम द इन्वेशन प्रूव्ड द वीकनेस abilities of the Hindu rulers in protecting their territories from conquest। ये बारी में इन्वेशन से उन्होंने प्रूव कर दिया था वीकनेसेस और इनकैपेबिलिटीज हिंदू रूलर्स की, जब उन्होंने टेरिटरीज मतलब जो फौजी कॉन्फ्लिक्ट थे, जो टेरिटरीज थे उनको प्रोटेक्ट कर। नेक्स्ट इज गौरीज इन्वेशन लेड टू द ग्रोथ ऑफ अ न्यू डायनेस्टी नोन एज स्लेव डायनेस्टी। जो गौरी इन्वेशन से उन्होंने लीड की थी नई डायनेस्टी की ग्रोथ को, जिसको हम स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं। Next is society. In spite of the fact that the king's position was sustained politically and economically, it became weakened compared to the under period। इसके अलावा ये फैक्ट है जो किंग की पोजीशन है सुप्रीम थी, पॉलिटिकल थी, पहले के टाइम से अब वो काफ़ी वीक हो गई है अगर यदि हम अंडर पीरियड में कंपेयर करें तो। किंग्स लिविंग ग्रेट पॉप किंग्स होते राजा होते हैं वो ग्रेट पॉप ये रहते हैं, मच ऑफ देयर इनकम वाज स्पेंट इन बिल्डिंग ब्यूटीफुल पैलेस in wearing costumes and ज्वेलरी एंड ओन द लाइफ ऑफ द गॉड। तो काफ़ी सारी इनकम होती है उनकी, वो सुंदर सुंदर पैलेसेस और टेम्पल्स वगैरह पे खर्च हो जाती है, कॉस्टली महंगे महंगे कपड़े पहनने में, ज्वेलरीज वगैरह में। गॉड की लाइफ को जीने के लिए, अच्छी लाइफ को जीने के लिए खर्च हो जाती है, स्पेंड हो जाती है। फैशन सेट बाय फेडरेटरीज, जो फैशन सेट किया जाता है राजाओं के द्वारा, जो कि फेडरेटरीज के द्वारा कॉपी किया जाता था। फेडरेटरीज एंड वेल्थी ब्राह्मण at the court of the king। फेडरेटरीज होते थे, जो वेल्थी ब्राह्मण्स होते थे, वो राजा के कोर्ट में करते थे। Many of them were rich and powerful since they too were grantees and owned land। वैसे काफ़ी सारे जो थे रिच थे, अमीर थे, पावरफुल थे, इसका मतलब ये है उनकी खुद की ग्रांटीज थी, उनका खुद का लैंड भी था। They got more revenue since they kept all of it for them, they did not have to pay taxes। उनके पास काफ़ी रेवेन्यू था उस लैंड का, जिस वजह से सभी कुछ अपने पास ही रखते थे और वे टैक्सेस के रूप में राजा को कुछ भी पे नहीं करते थे। एंड owning families lived in a great comfort as they did not even cultivate land। जो लैंड ओनिंग थे वो ग्रेट कंफर्ट में रहते थे, उनके पास कोई भी कल्टीवेट लैंड में खुद का नहीं था। इट वॉज कल्टीवेट बाय पीजेंट्स फॉर देम। वो खुद के लिए पीजेंट्स के द्वारा कल्टीवेट करते थे। इन रिटर्न फॉर द लैंड, बदले में रेंट के लिए वो करने with the religious ceremonies and rituals for the king। वे राजा के लिए religious ceremonies और rituals वगैरह को conduct करते थे। also wrote biographies of the king and histories of the kingdom of the days of the king। कुछ उनमें से कुछ लोग तो राजा के लिए बायोग्राफीज लिखते थे, राजा के ऊपर हिस्ट्रीज, किंगडम की हिस्ट्रीज लिखते थे, जगह प्लेसेस में पोएम लिखते थे। नंबर ऑफ ब्राह्मण्स वर आल्सो एम्प्लॉयड एज ऑफिसर। नंबर ऑफ ब्राह्मण्स जो थे वो एम्प्लॉयड हुए थे एज पीपल लिविंग इन द टाउन वर स्टिल मेनली आर्टिस्ट एंड ट्रेडर्स। जो पीपल टाउन में रहते हैं वो अब तक भी आर्टिस्ट और ट्रेडर्स थे। ट्रेड विद द मेडिटेरेनियन वेस्टर्न एशिया was well developed due to the Arab traders living on। ट्रेड जो है मेडिटेरेनियन वर्ल्ड के साथ वो काफ़ी वेल डेवलप्ड है, लार्जली ट्रेडर्स के द्वारा जो वेस्ट कोस्ट ऑफ भारत में रहते हैं। भारत गुड्स वर ऑल्सो बीइंग सेंट टू टाउन्स इन ईस्ट अफ्रीका। तो भारत में गुड्स होते हैं, सामान वगैरह होते हैं, वो ईस्ट अफ्रीका में टाउन वगैरह में भेजे जाते हैं, सेंड किए जाते हैं। भारत एक्सपोर्टेड सैफरन, सिल्क, कॉटन एंड वुलन क्लॉथ, प्रेशियस स्टोन्स, कैटेड वुड। तो भारत सैफरन, सिल्क, कॉटन, वुलन क्लॉथ, प्रेशियस स्टोन्स, कैटेड वुड और स्टैटिक वगैरह का एक्सपोर्ट भी करवाता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम विच वॉज ब्रॉट इनटू भारत वर हॉर्स। जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट आइटम है जो ब्रॉड किए जाते हैं फोर्सेस। दीज केम्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड भारत merchants paid huge prices for good horses। ये सेंट्रल और अरेबिया वगैरह होते हैं वो ह्यूज प्राइस पे करते हैं अच्छे हॉर्सेस के लिए। बाइडेन डेट्स में लार्ज अमाउंट में माइंस और डेट्स में इम्पोर्टेंट होती थी। ऑल द ग्रुप्स इन द सोसाइटी मोस्ट डिफिकल्ट सब सोसाइटी में सभी ग्रुप्स के अमाउंट जो शुद्रास थे जो लाइफ डिफिकल्ट थी
दे वर द पुअरेस्ट बिकॉज़ मोस्ट ऑफ देम कल्टीवेटर्स थे, काफ़ी गरीब थे क्योंकि उनमें से काफ़ी सारे लोग कल्टीवेटर्स भी थे, पीजेंट्स वगैरह भी थे। ऑल ओवर द वर्ल्ड एट दिस टाइम द पीजेंट्स वर बैडली ट्रीटेड। पूरे वर्ल्ड में इस टाइप पर जो पेजेंट्स होते हैं वो काफ़ी बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था। द सर्फ्स इन यूरोप एंड द पीजेंट्स इन चाइना ऑल्सो सफर्ड। जो सर्फ्स थे यूरोप में और जो पीजेंट्स होते थे चाइना में वो भी सफ़र करते थे। दे हैड वेरी few rights and could not appear to anyone or protest against the harm which they had to bear। उनके पास काफ़ी कुछ राइट्स भी होते थे और वे अपीयर भी नहीं कर पाते थे किसी को भी या फिर प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाते थे हार्डशिप के अगेंस्ट, तो भी वे बियर करते थे। भारत दे वर ऑल्सो लुक डाउन अपॉन बिकॉज ऑफ देयर लो कास्ट। भारत के अंदर भी उन्हें नीची नज़र से देखा जाता था क्योंकि उनकी लो कास्ट की वजह से। दे वर वेरी बैडली ट्रीटेड। दे ट्राई टू रन अवे टू अ डिफरेंट। कभी-कभी जब वे काफ़ी बुरी तरीके से ट्रीट किए जाते थे, तब वे कोशिश करते थे वहाँ की कंट्री के अलग-अलग पार्ट्स में वहाँ से दूर भागने की, जाने की। इवन दिस वाज़ सेल्डम पॉसिबल। लेकिन ये सेल्डम पॉसिबल था, मतलब पूरी तरीके से अच्छे से पॉसिबल नहीं था। अपार्ट फ्रॉम द शूद्रास, देयर वर द अनटचेबल्स हू कंटिन्यूड टू डू द लॉफुली वर्क। इसके अलावा शूद्रास के अलावा जो अनटचेबल्स वो भी कंटिन्यू की जाती वर्क के लिए। Religious condition even before Muhammad Ghori become popular in the Sultan in the rest of Bharat Hinduism prevailed। मोहम्मद ने इस्लाम को काफ़ी पॉपुलर इन मुल्तान से बचा हुआ हिंदुइज्म में प्रिवेल्ड था। विद द इफोर्ट इनकार हमारे बट महादेव हिंदुइज्म had just reinvented आचार्य कर्म महादेवाचार्य फोर्सेस थे। वे एक ड्रीम करे थे अंदर बार बुद्ध बोथ ऑफ देम वर डिक्लाइनिंग। दूसरे रिलीजियस थे बुद्धिज्म और जैनिज्म वगैरह पे दोनों की डिक्लाइनिंग भी थी। The Orthodox people believed that God will come to their aid at the time of war or danger। सारे लोग जो काफी ऑर्थोडॉक्स पीपल हैं वो कह सकते हैं कि जो गॉड है वो आएंगे एड के टाइम वॉर के और डेंजर के टाइम पर एड के लिए। In the 12th century, a progressive and popular movement in Bharat Lingayas who were the devotees of Lord Shiva। 12th century प्रोग्रेसिव और पॉपुलर मूवमेंट स्टार्ट हुआ था भारत में जिसको हम लिंगायत जानते हैं, वोटेड करते हैं। दे स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड हिज लाइफ सैक्रिफाइस कीपिंग फैट गोइंग ऑन पिलग्रिमेज। दे स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करते हैं सिस्टम का सिस्टम को वर्क दिस इज गुड सैक्रिफाइस कीपिंग फैट पिलग्रिमेज पर जाना। सोशल स्फेयर दे अपोज चाइल्ड सपोर्टेड विडो मैरिज। सोशल स्फेयर में वे चाइल्ड मैरिज को भी अपोज करते हैं, विडो मैरिज को सपोर्ट करते हैं। एजुकेशन एंड लर्निंग the Brahmins were responsible not only for performing religious ceremonies but also for teaching। जो ब्राह्मण्स हैं वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं है सिर्फ रिलीजियस सेरेमनी को परफॉर्म करने के लिए बल्कि टीचिंग के लिए भी वे रिस्पॉन्सिबल है। दिस स्कूल्स वर हेल्ड इन द टेम्पल्स वेयर द चिल्ड्रन वर टॉट। जो स्कूल्स वगैरह हैं वो भी हेल्ड किए जाते थे टेम्पल्स वगैरह में, चिल्ड्रंस होते थे तो पढ़े जाते। मोस्ट ऑफ दैम एंड मैथमेटिक्स एंड रिलीजियस में से काफ़ी लोग संस्कृत और मैथमेटिक्स वगैरह सीखते थे, दूसरी रिलीजियस बुक्स को भी रीड करते थे। इन बिहार देयर वाज अ फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एंड यूनिवर्सिटी है और एक फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी और यूनिवर्सिटी भी थी। पीरियड देयर हैड बीन अ keen interest in all aspects of learning in science। गुप्ता पीरियड में काफ़ी कम इंटरेस्ट रह गया था लर्निंग के एस्पेक्ट्स में स्पेशली साइंस में। बट द इंटरेस्ट इन साइंस लेकिन अब जो इंटरेस्ट है साइंस में अब डिक्लाइनिंग हो गया था। भारत स्कॉलर्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग न्यू डिस्कवरीज। स्कॉलर्स थे उनको इंटरेस्ट नहीं रह गया था नई डिस्कवरीज को बनाने में। दे वर कंटेंट टू गो एंड रीडिंग व्हाट वर ऑलरेडी नोन। वे सिर्फ उसी कंटेंट को पढ़ते थे उसको रिपीट करते थे जो ऑलरेडी जाना जाता है। इवन द नॉलेज दैट दे हैड वाज ऑफन यूज्ड फॉर द रॉन्ग पर्पसेस।
यहाँ तक कि जो उनकी नॉलेज थी, उनके पास जो भी नॉलेज ज्ञान था, वो सभी गलत पर्पसेस यूज़ भी किया जाने लगा। फॉर एग्ज़ाम्पल दी discoveries made by Aryabhatta in astronomy were not used in order to make further studies about the earth, the sun and the universe. एग्जाम्पल दे रखा है जो डिस्कवरी थी जो कि आर्यभट्ट के द्वारा बनाई गई थी एस्ट्रोनॉमी में, उसका जो यूज़ था वो आगे वो फर्दर डिस्कवरीज करने के लिए अर्थ सन यूनिवर्स के द्वारा उसके बारे में करने के कुछ भी यूज़ नहीं किया गया था। Instead, they were mixed up with the ignorant and vicious ideas एस्ट्रोलॉजी के अलावा पूरा इग्नोरेंट के साथ आइडियाज थे एस्ट्रोलॉजी के बारे में। The knowledge of Indian people in the medieval field had been world famous, but addition of new knowledge in the subject was that anyone who touched a dead body would lose caste. नॉलेज थी इंडियन पीपल की मेडिकल फील्ड में वो वर्ल्ड फेमस थी, लेकिन जो एडिशन होती है न्यू नॉलेज का उस सब्जेक्ट्स में वो स्टॉप कर दिया गया था, रोक दिया गया था, क्योंकि थे कोई भी अभी वो डेड बॉडी टच करता है वो अपनी कास्ट को लूज कर देता है। दिस वॉज ऑलमोस्ट बिकॉज इन अदर पार्ट्स especially in the Arab countries and in China, there was a great advanced period. लेकिन लगभग अनफॉर्चुनेट की वजह से, क्योंकि जो दूसरे पार्ट इस वर्ल्ड के स्पेशली अरब कंट्रीज़ वगैरह में, चाइना में, वहाँ पर ग्रेट एडवांसमेंट है उनकी नॉलेज के लिए उस पीरियड के दौरान। इंडिया वॉज देयरफॉर गेटिंग लेफ्ट बिहाइंड, जो इंडिया थी देयरफॉर उनके पास मतलब बचा हुआ लेफ्ट बिहाइंड वगैरह बचा। संस्कृत वॉज द लैंग्वेज ऑफ लर्निंग एंड ऑफ लिटरेचर, जो संस्कृत है वो लैंग्वेज थी लर्निंग और लिटरेचर की। परहैप्स द मोस्ट पॉपुलर वर्क इन संस्कृत वॉज द त्रेता सागर ऑफ स्टोरीज, जो काफ़ी पॉपुलर संस्कृत में वो त्रेता सागर था, जो कि स्टोरीज का कलेक्शन था। बायोग्राफीज ऑफ किंग्स वर ऑल्सो रिटन, बिल्हाना, विक्रमादित्य चरित्र, जो बायोग्राफीज वगैरह होती थी राजा के ऊपर वो भी लिखी जाती थी, जैसे कि बिल्हाना, विक्रमादित्य चरित्र। कलानहारा समाकेत हिस्ट्री ऑफ कश्मीर कॉल्ड दी राजा सिंगिनी was written in the 12th century, जो कलानहार दिमाग हिस्ट्री है कश्मीर की वो राजा तरंगिनी के नाम से जाना जाता है, जो कि 12th सेंचुरी में लिखी गई थी। The worship of Lord Krishna is in northern Bharat and the story of the love of Radha and Krishna was very popular. जो वर्शिप थी लॉर्ड कृष्ण की वो इंक्रीज हुई थी नॉर्थन भारत में, और जो स्टोरी थी राधा कृष्ण के प्यार की वो भी काफ़ी पॉपुलर थी। मैनी पोएम्स वर रिटन ऑन दिस थीम एंड जयदेव गीता गोविंदा वाज वन ऑफ देम। काफ़ी सारी पोएम्स वगैरह लिखी गई इस थीम पर, और जयदेव गीता गोविंदा जो थी वो भी एक काफ़ी अच्छी पॉपुलर थी। इन एडिशन टू संस्कृत अदर लैंग्वेजेस वर, संस्कृत के एडिशन में दूसरी लैंग्वेजेस भी थी जो कि डेवलप हुई थी। दीज वर टू बिकम द लैंग्वेजेस विद विच वी आर टुडे एज रीजनल लैंग्वेजेस, और ये सभी जो थे लैंग्वेजेस जो थी ये काफ़ी फैमिलियर बन गई थी आज के टाइम पर। जो लैंग्वेजेस थे दे अरोज आउट ऑफ दी लैंग्वेजेस स्पोकन बाय द कॉमन पीपल, यूज करते हैं जिसको जो कि कॉमन पीपल के द्वारा बोली जाती है। और हमेशा लिटरली मीन्स thing which is broken group and refer to the languages of the people. The Sanskrit, which was the language of created higher caste, जो आपका लिटरली इसका मतलब होता है जो टूटा हुआ हो, टूट हुआ हुआ हो, रेफर करता है जिसको लोगों के अगेंस्ट, खुद के अगेंस्ट जो वो लैंग्वेज थी वो एजुकेटेड है थी। The early forms of Marathi and Gujarati in spoken in Western Bharat and भारत, जो अर्ली फॉर्म्स थी मराठी और गुजराती की वो बोली जाती थी वेस्टर्न में और बंगाली में ईस्टर्न भारत में। आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग, an important thing and the powerful hereditary built a temple, सभी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो थे पावर हेडिटरी कुछ थे वो टेम्पल्स वगैरह बनाते थे। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल्स स्मॉल एंड बिग व्हिच बिलोंग टू दिस पीरियड, हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल्स हैं, छोटे भी हैं बड़े भी हैं जो इस पीरियड से बिलोंग करते हैं। इन उड़ीसा द मोर लुकिंग वंस आर दोज एट दी भुवनेश्वर एंड ईस्टर्न टेम्पल कोणार्क, उड़ीसा में जो काफ़ी इंप्रेसिव लुकिंग देखने वाले हैं वो है पुरी में भुवनेश्वर जो है टेम्पल जो है कोणार्क में। दिस पिक्चर शोज लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर, द टेम्पल एट खजुराहो इन उत्तर भारत वर built by the Mandela kings
जो खजुराहो में जो टेम्पल्स है सेंट्रल भारत में, वो बनाया गया था चंदेला सिंह के द्वारा। राजस्थान एंड गुजरात ऑल्सो पॉजिटिव ऑफ राजस्थान गुजरात जो है वो पॉजिटिव करते थे। एट माउंट आबू इन राजस्थान देयर इज अ ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। बार माउंट आबू है राजस्थान ग्रुप है बाय मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स वर डेडिकेटेड टू इवॉल्व शिव। टेम्पल्स ऐसे हैं जो दोनों को शिवा को भी विष्णु को भी डेडिकेट करते हैं। पाला किंग्स बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म। जो पाला किंग्स बुद्धिज्म और हिंदुइज्म के their religious buildings ornamented with images of various designs either made of bronze or carved from a local black stone। तो religious buildings को ornamented हुई हुई थी अलग अलग डिवाइड की इमेजेस के द्वारा, जो कि ब्रॉन्ज से कार्व हुई हुई थी और लोकल ब्लैक स्टोन से भी बनी हुई थी। Many of these images have been found in the neighborhood of नालंदा। और इमेजेस ऐसी हैं जो नालंदा के जो मतलब जो नेबरहुड है ये जाती है। दिस पिक्चर शोज खंडारिया महादेवा टेम्पल खजुराहो। आर्किटेक्चर द आर्ट पेंटिंग वाज आल्सो प्रैक्टिस। जो स्कल्पचर से अलग हटके जो आर्ट ऑफ पेंटिंग है वो भी प्रैक्टिस की जाती थी। द ओरल ट्रेडिशन ऑफ ओरल पेंटिंग कंटिन्यू टू बी यूज्ड टू डेकोरेट द वॉल्स ऑफ टेम्पल एंड प्लेसेस। जो ओरल ट्रेडिशन में जो है मोरल पेंटिंग का लगातार कंटिन्यू किया जाता है, डेकोरेट किया जाता है वॉल्स टेम्पल्स की और प्लेसेस वगैरह की वो यूज़ की जाती है। देयर वाज अनदर ऑफ पेंटिंग व्हिच वाज टू बिकम वेरी पॉपुलर इन द लेटर पीरियड ऑफ मुगल। दूसरे टाइम की पेंटिंग्स की हैं जो काफ़ी पॉपुलर भी हुई थी मुगल्स पीरियड के बाद में। दिस वाज मिनिएचर पेंटिंग्स दैट दिस पेंटिंग्स पिक्चर्स एंड इलस्ट्रेशंस टू बुक्स। वो मिनिएचर पेंटिंग थी मतलब ये पेंटिंग्स काफ़ी स्मॉल पिक्चर्स थी उसमें वो इलस्ट्रेशंस करती थी बुक की। द जैना मॉन्क्स ऑफ बुद्धिस्ट इन ईस्टर्न भारत वेरी फॉन्ड ऑफ इलस्ट्रेटिंग रियल मैन्युस्क्रिप्ट। जो जैना मॉन्क्स थे वैसे थे और जो बुद्धिस्ट थे नेपाल ईस्टर्न भारत में भी थे वो काफ़ी ज़्यादा शौकीन थे इलस्ट्रेटिंग करने के लिए मैन्युस्क्रिप्ट्स के लिए। दे पेंटेड स्मॉल पिक्चर्स ऑन द पाम लीफ पेज शोइंग द सीन डिस्क्राइब इन वो पेंट करते थे छोटे छोटे पिक्चर्स को इस पेज पर उस जो टेक्स्ट में डिस्क्राइब करते थे उस सीन को शो करने के लिए। At first, the pictures were simple, but slowly they began to put in more and more details and colors. Each picture became a fine painting in itself। पहली पारी में जो पिक्चर्स होती थी वो काफ़ी सिंपल होती थी, लेकिन धीरे धीरे करके जब शुरुआत होती थी पिक्चर्स वगैरह की तो हर एक पिक्चर्स एक काफ़ी फाइन पेंटिंग खुद में शो करती थी। हर डिटेल्स वो दिखाती थी और कलर्स में फिल हो जाती थी जब तक वो हर एक पिक्चर्स एक फाइन पेंटिंग खुद में ना बता दे। The period from 880 to 1280 saw many changes in the social and economic life of the people। पीरियड है 880 से लेकर 1280 तक वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस को दिखाता है सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में पीपल की। दिस चेंजेस क्रिएटेड अ न्यू पैटर्न ऑफ लिविंग। जो चेंजेस होते हैं बदलाव होते हैं ये लिविंग में न्यू पैटर्न को क्रिएट करते हैं। इट वॉज ऑल्सो द पीरियड विच सो सिमिलर थिंग्स हैपनिंग इन नॉर्थ एंड साउथ भारत। ये वो पीरियड था जो सिमिलर थिंग्स को शो करता था जो हो रहा होता था नॉर्थ और साउथ भारत में। दिस नॉट द बिगेस्ट पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट क्लोजेस्ट। ये काफ़ी सारे पार्ट्स को लाते थे सब कॉन्टिनेंट के साथ। दिस ट्रेंड वाज स्प्रेड द टर्की एंड द अफगान रूलर्स हु ड्रीम्ड ऑफ रूलिंग ओवर भारत। ये जो ट्रेंड था ये ट्रेंड हुई थी टर्किश के नीचे रूलर्स के नीचे जिनका ड्रीम था पूरे भारत पर भारत पर रूल करना। दिस पिक्चर शोज पिलर्स ऑफ जैन टेम्पल। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।